अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है। जी सर, अस्सलाम आवाज़ आ वालेकुम सर। रही है। जी सर, आ रही है आवाज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आई एम बिट शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं ये आज कोशिश करूँगा एक ही सेशन में ख़त्म कर दूँ। तो हमारे 2 एजेंडा पॉइंट्स हैं, एक तो ये प्रेज़ेंटेशन और इसमें आप मैं क्विकली गो थ्रू हो जाऊँगा, फिर आपके सवाल-जवाब और दूसरा मिड टर्म के बारे में अगर आपके पहले मैं आपको बता दूँगा कि उसकी आउटलाइन क्या है और उसके बाद कोई आपके सवाल हुए तो उस पे बात कर लेंगे। तो ये हमारी जो प्रेज़ेंटेशन थी ये इसका टाइटल था आउटलाइनिंग वेरिएबल्स मेजरमेंट्स एंड सैम्पलिंग प्लान। इसको हम ओवरऑल देखें अपने कॉन्टेक्स्ट में जो कि हमने डिफाइन किया था मुख्तलिफ स्टेप्स के लिए रिसर्च के। तो ये वाला पार्ट बनता है जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को किसी हद तक समझ चुके होते हैं, जो कि हमने पिछली असाइनमेंट में किया था। तो फिर उसके बाद आप उस अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस का रिलेशनशिप क्या है। फिर उन वेरिएबल्स की डेफिनेशंस लिखते हैं और आखिर में प्लान करते हैं कि सैम्पलिंग कैसे करनी है। तो आप लोगों को ये वीडियोस और प्रेजेंटेशन देख के आइडिया हो गया होगा कि हम इसी डायग्राम के मुताबिक चल रहे हैं और अब उसका हम सेकंड बॉक्स में है। तो 2 बॉक्स हमने मिड टर्म से पहले कर लिए, 2 मिड टर्म के बाद इंशाल्लाह करेंगे। पहला इसका ये इसके 3 पार्ट्स हैं, सिलेक्ट वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, फिर ऑपरेशनल डेफिनेशंस और फिर प्लान फॉर सैम्पलिंग। तो पहला पार्ट है सिलेक्ट हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स। बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन आपकी रिसर्च का क्वेश्चन की शक्ल में लिखा हुआ होता है। यानी अगर आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि क्या आपके पास ये चीज़ है? उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसी चीज़ को अगर 2 ऑप्शंस की शक्ल में लिख दिया जाए कि आपके पास ये चीज़ है, आपके पास ये चीज़ नहीं है। बताएँ इनमें से कौन-सी चीज़ ठीक है? इस चीज़ को कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी क्वेश्चन को पॉसिबल ऑप्शंस की शक्ल में लिख दिया जाए, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं और क्वेश्चन की शक्ल में लिख दिया जाए तो रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। अब नॉर्मली रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसी रिसर्चेज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रेडिशन है, इसकी मुझे रीज़न कोई नहीं मिली कहीं पे, कोई लॉजिकली भी रीज़न नहीं बनती। ऐसी रिसर्चेज़ में रिसर्च क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं जो अल्टीमेटली क्वालिटेटिव नेचर की नहीं होती, क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं और हाइपोथेसिस वहाँ यूज़ करते हैं जिसमें क्वालिटेटिव पार्ट होता है। लेकिन अगेन ये कोई ऐसा रूल नहीं है, आप चाहें तो जो भी चीज़ यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। हाइपोथेसिस स्टेट्स योर प्रेडिक्शंस, यानी आप बता पहले एक प्रेडिक्शन आप करते हैं अ, आपके पास चावल है, दूसरी प्रेडिक्शन करते हैं आपके पास चावल नहीं है और फिर देखते हैं इन दोनों में से कौन-सी ठीक है। लेकिन ये गेस नहीं होता, इसमें ये होता है कि आप थ्योरी पढ़ के, एग्जिस्टिंग नॉलेज पढ़ के ये हाइपोथेसिस करते हैं। तो बेसिकली आप किसी जगह से आपने सबसे पहले तो आपको आइडिया होगा कि ये किस नेचर की दुकान है, तो आप वहाँ चले गए। फिर उनमें एक हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल उसको कहते हैं जो आपके ख्याल में गलत है। यानी इन साहब के पास चावल नहीं है, तो आप नल हाइपोथेसिस रखेंगे, आपके पास चावल नहीं है। और जो आपके ख्याल में ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी नल के अलावा दूसरी हाइपोथेसिस। वो चीज़ होती है जो आपके ख्याल में या थ्योरी के ख्याल में वो चीज़ हो सकती है। तो आप लोग अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि नई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स आ रही हैं, वो सो एंड सो सेक्टर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपने ये थ्योरी से ये असर्टेन कर लिया है, तो आपकी फिर ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, क्योंकि ये बात आपको थ्योरी से पता लग गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है। तो इसको आप अल्टरनेट रखेंगे और फिर नल रखेंगे कि ये एप्रोप्रिएट है। यानी कि आपके ख्याल में जो चीज़ साबित होगा कि ये चीज़ जो चीज़ साबित नहीं हो सकेगी उसको आप नल रखते हैं और जो चीज़ साबित होने के चांस होते हैं उसको अल्टरनेट रखते हैं। अच्छी हाइपोथेसिस की शक्ल या उसकी फ्रेजिंग या उसके अंदर वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो टेस्टेबल हो, यानी अल्टीमेटली तो आपने इस पे रिसर्च करनी है ना, तो वो इस शक्ल में हो जैसे हमने रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में पहले बात की थी कि वो इस शक्ल में हो कि बाद में हम वो चीज़ें मेजर भी कर सकें। तो टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेलेवेंट टू योर टॉपिक होना चाहिए
स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक अगेन वो टेस्टेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन टेस्टेबिलिटी का वर्ड हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अंदर एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली, यानी आप एक एक आपका वर्ड जो है वो एज अ कॉन्सेप्ट आपको बड़ा क्लियरली पता हो। उसके अंदर वीजल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे खुशी और गम और मोहब्बत और तरक्की, इस तरह के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जिनके बारे में आप बड़े क्लियर हो कि इसका मतलब क्या है। Relevant to available testing tools, again टेस्टेबिलिटी से रिलेटेड, फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज, अल्टीमेटली उससे कुछ निकलने के चांस हों, यानी इट शुड नॉट बी टाइम पास की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अंगड़ाई लेते हुए बंदा कभी कभी फंस जाता है मसल, इस पे रिसर्च करते हैं, वो दैट इज़ अ यूजलेस रिसर्च, वो ठीक हो जाता है 3-4 सेकंड बाद वो अंगड़ाई, तो उस पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। कंसिस्टेंसी एंड हार्मनी, यानी एक ही टॉपिक हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, गुंजल ना हो कि एक तरफ से आप एचआर भी देख रहे हैं, एक तरफ से इंजीनियरिंग भी देख रहे हैं, एक तरफ से उसके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के इश्यूज भी देख रहे हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना हो जो एक दूसरे से ही मैच नहीं करती। दे शुड बी कंसिस्टेंट एंड हार्मोनियस। यहाँ पे कुछ पर हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी। वेरिएबल के बारे में पिछली प्रेजेंटेशन में भी हमने बताया था, डिस्कस किया था। इसमें भी है कि वेरिएबल जो है आपके टॉपिक का वो पार्ट होता है, वो फ्रेजेस होती हैं जो कि दे कैन टेक मोर देन वन वैल्यू, यानी वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो कि जो आप रिसर्चर है वो उनको अ, अ, उनको मुख्तलिफ वैल्यूज दे के देखने की कोशिश करता है कि डिपेंडेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली फर्ज करें आपका, आप कहते पिछले दफा जो हमने एग्जांपल ली थी कि आपकी जो इनकम है वो आपकी हैप्पीनेस पे असरअंदाज होती है। तो जो आपकी इनकम थी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, जिस पे डिपेंड कर रही थी हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस वाज डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट वो थी जो कि चेंज करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि डिपेंडेंट की शक्ल कैसी बन रही है। तो इनकम ऊपर नीचे करने से हैप्पीनेस को फर्क पड़ता है, तो जिस चीज को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो दूसरा जिसके ऊपर इफेक्ट देख रहे होते हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इस तरह और भी बहुत सारे वेरिएबल्स की टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। इनमें इंटरवीनिंग वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में वो रिश्ता बना रहे होते हैं उन दोनों का, लेकिन वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते। जैसे हमने उस केस में कहा था कि एज जो है वो इस रिश्ते पे फर्क डालती है, यानी पैसा होना और उस पैसे से खुशी आना उस पे फर्क डालती है। तो इसका मतलब है एज इंटरवीन कर रही है, परहैप्स नॉट डायरेक्टली। एज के थ्रू आपकी मुख्तलिफ चीज़ें इंटरवीन कर रही होती हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, आपका फैमिली के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, आपकी हेल्थ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, 2-3-4 चीज़ें, वो कंपोनेंट होती हैं एज का। और एज जो है एज इन इटसेल्फ इजीली मेजरेबल है, इसलिए हम उसको एज अ मॉडरेटर कहते हैं। इंटरवीनिंग जो है वो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं, तो हर चीज़ को यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप अपने करियर में तरक्की क्यों कर रहे हैं, तो आपको 15-20-25 वेरिएबल्स नजर आएंगे जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड होंगे, तो उनमें से हर कोई या तो आप मेजर करना मुश्किल होगा आपके लिए, या आप वो इतने छोटे होंगे कि आप कहेंगे यार इसको मेजर करने की क्या ज़रूरत है, मैं एक एक मेन चीज़ देख लेता हूँ, उससे मुझे ये सब पता चल जाएगी। तो एज उस तरह की एक मेन चीज़ बन जाती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो मेन चीज़ होती है उसको हम मॉडरेटर या मीडिएटर कहते हैं। मॉडरेटर और मीडिएटर का फ़र्क आप एक नोट मैंने साथ दिया होता है उससे आपने देख लिया होगा। बड़ी-बड़ी बात ये है, मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होता है जो रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहा हो। यानी उसकी कुछ वैल्यू रखने से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके, कुछ और वैल्यू रख दें तो वीक हो जाए, और हो सकता है कोई और वैल्यू रख लें तो बिल्कुल सिफ़र हो जाए। उस चीज़ को मॉडरेट कहते हैं। और मीडिएटर उसको कहते हैं जो कि खुद भी चेंज हो इस रिलेशनशिप के साथ। यानी यहाँ पे तो एज चेंज हो रही है तो उससे रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ रहा है। मीडिएशन में क्या होता है कि आप
एज चेंज होती है तो एक और वेरिएबल चेंज होता है। यानी अगर एज को बीच में से निकाल दिया जाए तो वो रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है। उस चीज़ को मीडिएशन कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहते हैं जिनको आप चेंज नहीं करते। नॉर्मली ये वर्ड मेडिसिन में, मेडिकल रिसर्च में यूज़ होता है, क्योंकि मैनेजमेंट रिसर्च में चीज़ों को कंट्रोल करना लिटरली इम्पॉसिबल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस हद तक कंट्रोल कह सकते हैं कि हमने सैंपल में उन लोगों को लिया ही नहीं, तो एज कंट्रोल कर ली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ उन लोगों पे रिसर्च की जिनकी एज 40 थी, तो इन अ वे हमने एज कंट्रोल कर ली। लेकिन एक्चुअली ये टर्म मेडिकल वाले यूज़ करते हैं कि वो जो जिन लोगों पे रिसर्च कर रहे होते हैं उनको फैट्स नहीं खाने देते, तो कहते हैं हमने फैट कंट्रोल कर लिए हैं। उनको वो एक पर्टिकुलर दवाई नहीं देते, कहते हैं हमने वो वाली साइट कंट्रोल कर ली है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। पर एक्सट्रानस वो होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। तो एक्सट्रानस को देखा जाता है कि वो इस रिसर्च में कहीं उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है कि वो रिसर्च को ख़राब ही कर दें। क्योंकि कंट्रोल भी नहीं हो पा रहे और हैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस रिलेशनशिप में, तो फिर उस रिसर्च करने का फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे वेरिएबल्स उसको अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं होते। जब वेरिएबल्स जो हैं हाइपोथेसिस का फिर पार्ट होते हैं एज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स और मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल्स। अच्छा जी, यहाँ पे फिर एक लर्निंग एक्सटेंशन मैंने आपको दी थी एक अब ये चूँकि ज़्यादातर डिस्कशन इसी पे थी, तो इसको मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक मैंने आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स से भी बात की। तो वीडियो में मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी थी कि ख़वातीन की इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, स्पेशली एसएमई ओनर्स टेक्सटाइल सेक्टर में जो काम कर रही हैं, उनको कौन-कौन से फाइनेंशियल बैरियर्स जो हैं उनकी उस इंडिपेंडेंस को या फ्रीडम को इम्पीड कर रहे हैं। तो ये एक हमारी मेरी पीएचडी स्टूडेंट थी, ये उनका रिसर्च था। तो उसको लेके मैं इस कोर्स में मुख्तलिफ जगहों पे आगे चल रहा हूँ। वीडियो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो ये लर्निंग एक्सटेंशन इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये उसकी कंसेप्चुअल डायग्राम या थ्योरेटिकल डायग्राम या रिसर्च डायग्राम या रिसर्च स्ट्रक्चर या इससे बहुत सब सारे नाम हैं जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन की थी। लॉजिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च फ्रेमवर्क, बहुत सारे नाम इसको भी देते हैं। तो जैसे ये वाला फ्रेमवर्क आपको बता रहा है कि आप बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल बैरियर्स जो हैं वो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को इम्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला कि टेक्सटाइल सेक्टर का सब टाइप एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है। यानी आप जुराबे बना रहे हैं तो ये रिलेशनशिप कोई और तरह से चलेगा। आप रज़ाइयाँ, तलाइयाँ, बेडशीटें वगैरह बना रहे हैं तो कुछ और तरह चलेगा। और अगर आप कपड़े बना रहे हैं, वो ख़वातीन के कपड़े बना रहे हैं तो कुछ और तरह चलेगा, मर्दों के कपड़े बना रहे हैं तो कुछ और तरह चलेगा। या नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनिज़्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अ, ऐज, एजुकेशन और लोकेशन उस खातून की जो एसएमई चला रही है, वो इस चीज़ को मॉडरेट करती है। फिर फाइनेंशियल बैरियर इटसेल्फ 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। टेक्सटाइल्स सेक्टर सब टाइप्स की पहले बात हुई और ये दोनों ऑर्गेनिज्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये फाइनेंशियल बैरियर को भी इम्पैक्ट करते हैं। अब ये आपका रिसर्च फ्रेमवर्क है जो बंदा रिसर्च कर रहा है। अब इनमें एक-एक चीज़ के पीछे हो सकता है 20-20 और वेरिएबल हों, लेकिन आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरी स्टडी जो है इन वेरिएबल्स को देखेगी। तो इस एग्जांपल से मैं आगे गुज़र रहा हूँ जी। दूसरा पार्ट इसका था ऑपरेशनल डेफिनिशंस एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, यार किया जितना कुछ तुम्हारी चीजें पड़ी हैं, कुछ ना ऐसा की चीजें हैं। ओके पूरा। अच्छा जी, तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनिशन और ऑपरेशनल डेफिनिशन में ये फ़र्क होता है कि कॉन्सेप्चुअल डेफिनिशन का मतलब होता है कि इस टर्म का कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है, और ऑपरेशनल डेफिनिशन का मतलब होता है मैं इसको मेजर कैसे करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐज एज़ अ कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है और ऐज को मैं मेजर कैसे करूँगा। बहुत आसान चीज़ है, मेजर आप आईडी कार्ड देख के कर सकते हैं। एज़ अ कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो चीज़ है जिससे आप लाइफ़ के मुख्तलिफ फ़ेजेज़ से गुज़रते हैं, जिसमें आप में कुछ फ़िज़िकल चेंजेज़ आती हैं, कोई अ, आप इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं या रिसीड करते हैं, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेज़ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एटीट्यूड की एग्ज़ाम्पल दी हुई है।
Attitude may be defined conceptually as a predisposition to respond favorably or unfavorably towards a person, object or event. अब ये उसकी conceptual definition है, लेकिन यहाँ से आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको मेजर कैसे करूँगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि किसी बंदे का एटीट्यूड है पॉजिटिव या नहीं है। तो फिर आप उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन की तरफ आते हैं और वो बेसिकली बता रही होती है कि आप इस कॉन्सेप्ट को मेजर कैसे करना है। तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो हैं वो मुख्तलिफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस लेंगे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की, डिपेंडिंग ऑन कि वो उसको कैसे मेजर करना चाह रहे हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके पास एबिलिटी ही ना हो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने की, लेकिन किसी और के पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग एटॉमिक रिसर्च करते हैं सन वगैरह में, वो किसी मटेरियल के बहुत डिटेल्ड मेजरमेंट्स कर सकते हैं, उनके प्रोटॉन्स के भी आगे डिटेल में मेजर कर सकते हैं। आपके पास नहीं है वो चीज़ें, तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे भी नहीं जा सकते, एटॉमिक लेवल तो और उसके पार्ट लेवल तो बहुत दूर की बात है। तो आप जब आप कहते हैं ना कि किसी वेरिएबल को ऑपरेशनलाइज करो, आपको आपका सुपरवाइजर कहता है, तो उसका मतलब होता है कि मुझे बताओ कि तुम इसको मेजर कैसे करोगे। जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर कैसे करेंगे? क्या हाई लो मिडल में डिवाइड करके मेजर करेंगे? तो प्रोबेबली नॉट। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि हाई का आप कुछ और मतलब ले रहे हो, मैं कुछ और मतलब ले रहा हूँ। मैं 10 लाख पर मंथ इनकम समझ रहा हूँ, आप कहें नहीं 20 लाख पर मंथ से ऊपर को हाई कहते हैं। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें जिनको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह डिफाइन कर सकते हैं, वैसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्लियरली बताना चाहिए। ईयरली इनकम अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो मैं उसको हाई कहूँगा। तो इस तरह ऑप्शनलाइज करते हुए आपको ऐसी चीज़ों पे आना चाहिए जो डायरेक्टली मेजरेबल हो। इस तरह और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये चीज़ मैंने आपको एक और ये बताई थी कि जो स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के, वो या नॉमिनल हो सकता है, यानी आप उसका कोई नाम रखते हैं। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ऑप्शन दे दिया आपने। आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 या कोई भी। फिर ऑर्डिनल स्केल होता है जिसको आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं, वेरी सैड सैड इस तरह की चीज़ें। फिर इंटरवल वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आप ऑर्डर भी रखते हैं और डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, यानी इधर ऊपर वेरी सैड और सैड के दरमियान कितना फर्क है ये आपको नहीं पता। सैड और न्यूट्रल में कितना फर्क है ये आपको नहीं पता, ये आपने डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको डिफाइन कर दें कि सैड का मतलब है 80%, वेरी सैड का मतलब है 90%, तो फिर वो इंटरवल स्केल बन जाता है। और रेशो स्केल क्या होता है, उसमें एक और चीज़ ऐड कर देता है कि इट कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी जहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू भी लोग दे सकें उसको हम रेशो स्केल कहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं जिनमें हर स्केल जो है उसकी एबिलिटी टू मेजर वो बढ़ती जाती है। और वो कुछ जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनको इट इज़ it can be used to use those statistical tools in software। यानी अगर आपको मीन चाहिए अपने डेटा का, तो फिर आपको इंटरवल या रेशो स्केल्स यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करनी है तो फिर रेशो स्केल्स यूज करने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे अपने डेटा के ऊपर, तो उस हिसाब से फिर आपको मेजरमेंट स्केल्स रखने पड़ते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप मेजरमेंट स्केल जो हैं वो रेशो वाले रखें शुरू से ही, ताकि आप बाद में अगर आपको कोई मैथमेटिकल टेस्ट करना पड़े तो आप हैंडीकैप ना हो। तो ये यहाँ पे मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स बताई थी। आखिरी पार्ट था जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप अब फैसला करते हैं कि मैं डेटा कितने लोगों से कितने यूनिट से इकट्ठा करूंगा, जो यूनिट मेरे रिसर्च का है। अ, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया वीडियो में जिसको कहते हैं सेंट्रल लैम्प थ्योरम, जो कि ये कहता है
कि अगर आप अपना सैंपल साइज एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाएं, तो फिर जो पॉपुलेशन का मीन है और आपके सैंपल का मीन है वो बहुत करीब आ जाते हैं। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। गिवन a successfully large sample size from a population with a finite level of variance, the mean of all samples from the sample population will be approximately equal to the mean of population. यानी आप सैंपल किसी एक्सेप्टेबल हद तक ले जाएं तो आपको पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सैंपल जो है, इट्स अ स्मॉलर but hopefully representative collection of units from a population used to determine whatever you want to determine in your research. तो आप सैंपल करते क्यों हैं? ताकि आपके रिसोर्सेज बचें। पाकिस्तान के बारे में कोई रिसर्च करनी है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, तो 24 करोड़ लोगों से पूछना लिटरली इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली आप फिर सैम्पलिंग करते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसा हमने पीछे सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात की कि हमें स्टैटिस्टिक्स ये जब इतनी आसानी दे रही है कि आप एक छोटा सैंपल ले लें, साइंटिफिकली वो सैंपल लेके चलें, तो आपको वैसे ही पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिसर्च करना वैसे भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन वैसे ही आपके पास कैप्टिव होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके शहर में एक दिन में 25 लाख लोग दाखिल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फेस रिकग्निशन कैमरास लगे हुए हैं और वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर रहे हैं और आप उसके अंदर शिफ्टिंग भी ऑटोमेटिकली हो रही है। वो पर्टिकुलर आप शक्ल के लोग या पर्टिकुलर हाइट के लोग या पर्टिकुलर अपीयरेंस के लोगों को आपको साइट पे भी करके दे रहा है, उनके नंबर भी बता रहा है, खुद ही वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो फिर वहाँ पे सैम्पलिंग की बात ही नहीं आती। वहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास डेटा पहले ही 100% है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने यूज़ की थी, टारगेट पॉपुलेशन, यानी कि वो लोग जिन पे आप जनरलाइज करेंगे अपने रिजल्ट्स, पाकिस्तान के लोग। सैम्पलिंग यूनिट, मेरा यूनिट जो है वो टाउन है, वो टाउन जिसकी 10 लाख से के करीब आबादी है। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग फ्रेम, वो उसमें आप लिस्ट कर देते हैं कि मैं कौन कौन से पाकिस्तान में, फ़र्ज़ करें 10,000 टाउन है, तो उनमें से मैं ये 400-500 टाउन सिलेक्ट करूँगा। और सैम्पलिंग स्कीम के आपने किस बेसिस पे ये सैम्पलिंग की, कौन सा मेथड था जिसको इस्तेमाल करके आपने 10,000 टाउन्स में से 200, 300, 400 टाउन्स सेलेक्ट किए। तो वहाँ पे बायस से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सारे पंजाब के या सारे केपी के या सारे सिंध या बलूचिस्तान के टाउन इकट्ठे कर ले, तो फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि पाकिस्तान के बारे में रिसर्च है। तीन थ्री फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस। अच्छा है कि सैंपल नहीं है। सबसे पहले सैम्पलिंग प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने सैंपल निकाला टारगेट पॉपुलेशन में से, फिर सैंपल साइज कितना नंबर था, 10,000 में से 10 लिए, 20 लिए, 30 लिए या 400 लिए, और पार्टिसिपेशन कि मैंने ले तो लिए लेकिन लोग मुझे रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे। ये तीनों चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो आपका सैंपल फिर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बन जाता है। यूसी की डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये आखिरी लेक्चर का आखिरी पार्ट है। 2-3 वैल्यूज जिसमें होती हैं। एक चीज़ को कहते हैं प्लानिंग वैल्यू। अब ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। वीडियो लेक्चर आप डिटेल में देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन आइडिया ये है कि जब भी आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछते हैं कि इस पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ बताओ। तो वो आपको फिर पहले से कुछ पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जो कि आपकी पुरानी रिसर्चेज में से मिलती है, जो कि आपको डिज़ाइन में से मिल सकती है, जो कि आपको कोई एक्सपर्ट बता सकता है, जो बंदा इसी काम पे बहुत अरसे से काम कर रहा है। कि बताएं पाकिस्तान के एक डॉक्टर है जो शुगर के पेशेंट्स को देख रहा है पिछले 30-35 साल से। तो बजाय इसके कि आप पूरे पाकिस्तान के लोगों की शुगर वैल्यू इकट्ठी करना शुरू कर दें और वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन लें, आप डॉक्टर साहब से जनरली पूछ सकते हैं कि सब बताएं आप, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितने % लोगों को शुगर है और किस लेवल की शुगर है। तो वो एक्सपर्ट आपको बता सकता है। प्रायर स्टडीज़ आपको बता सकती हूँ। ज़ाहिर ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे बहुत स्टडीज़ हुई होंगी, तो आपको किसी जर्नल में लिखा हुआ मिल जाएगा कि लोगों की एवरेज शुगर लेवल्स क्या होते हैं। फिर कुछ एरर्स होते हैं। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जो आपने सैंपल से कोई फिगर ली, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन या मोड, कुछ भी, वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है।
एक्चुअली वैसे तो आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक फिगर होती है जो आपको बताती है, जिसको हम कहते हैं एसई, स्टैंडर्ड एरर। वो आपको बताती है कि आप एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर हैं। और इसके अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं, पीछे जो हमने बात की तकरीबन वही फैक्टर्स होते हैं कि सैंपल साइज क्या है, सैंपल का डिज़ाइन आपने कैसे रखा है, और सैम्पलिंग फ्रैक्शन। अभी जब हम इंशाल्लाह मिनट आप डिटेल में पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद, तो फिर ये चीज़ें आपको नेचुरली नज़र आ जाएंगी। ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। और सैम्पलिंग एरर को आप सैंपल साइज बढ़ाने से और स्ट्रैटिफिकेशन से और भी कुछ चीज़ें उनसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि अपनी पॉपुलेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जो हाउस होल्ड्स आपने लिए थे, तो वो हाउस होल्ड्स जो कि 5 मरले के हैं उनको अलग रिसर्च करें, 5-10 मरले वालों को अलग रिसर्च करें, 20 मरले वालों को अलग रिसर्च करें, यानी स्ट्रैटिफाई कर दें अपने डेटा को। तो उससे सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। फिर नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं, बाकी सारे एरर्स को, स्टैंडर्ड एरर की जो हमने बात की, इसके अलावा जितने भी एरर्स होते हैं उनको नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायस, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल एरर, जैसे नॉन रिस्पॉन्स बायस एक चीज़ होती है कि किन लोगों ने हमें जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि जो आप रिसर्च कर रहे थे उनमें सबसे क्रिटिकल लोग वो आपको जवाब ही ना दें। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देखती है। तो और उसमें आप रखें कि मैं ग्रेड 22 के लोगों से भी बात करूँगा, 21 के भी और 20 के भी। लेकिन जब आप एक्चुअली रिसर्च करने के लिए जाएँ तो 22 वाले आपको टाइम ही ना दें, 21 वाले बहुत कम टाइम दें, और ज़्यादातर बात आप 20 से कर रहे हो। तो वो एक नॉन रिस्पॉन्स बायस आ जाएगा कि जो आपने ऑपरेशनलाइज़ की थी चीज़ें, वहाँ पे जो डेफिनेशंस दी थी, उनमें एक मेजर रिस्पोंडेंट का ग्रुप आपके पास बचा ही नहीं। फिर एक चीज़ होती है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर ये होता है कि आप फैसला करते हैं कि आप किस हद तक एरर बर्दाश्त कर लेंगे सर्वे के रिजल्ट में। आपने देखा होगा जो लोग इलेक्शन में अभी बकरम वगैरह रिसर्च करते हैं, वो साथ बताते हैं कि ये ±5% मार्जिन ऑफ एरर है मेरे इन रिजल्ट्स का। इस तरह आप मार्जिन ऑफ एरर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चीज़ रिसर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल